नमस्कार साथियों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने इस जियो दृष्टि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सेशन लेकर चल रहे हैं। हमने एक सेशन चालू किया है भूगोल के प्रैक्टिस सेट, स्पेशली जीआईसी और पीजीटी के बैच के लिए। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेशन अपना चालू किया है और उस सीरीज में आज की हमारी अपनी क्लास में आप सबका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले मैंने आप सभी से पूछा था कि आप सब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा आप लोगों को लग रहा है, आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर कोई एक टॉपिक है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप पढ़ रहे हो, वो उसमें कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं क्वेश्चन ना लाके उसी टॉपिक को लाकर आपको समझा सकता हूँ। किसी एक विशेष क्लास में उस टॉपिक पे चर्चा कर ली जाएगी या उसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन लेकर जो है आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो साथियों, आप कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको क्या चाहिए, क्लास कैसी लग रही है या फिर आपको किस यूनिट पर कंटेंट चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है और ये आपके जो है लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है। तो यहाँ यूनानी विद्वानों का कालक्रम आपसे पूछ रहा है। तो साथियों, आप सब जो है उत्तर को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, क्योंकि ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि यूनानी विद्वानों का क्या कालक्रम। तो आप फटाक से इसका उत्तर हमें जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए, जल्दी करें आप लोग। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ के देना, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो एक ही राइटर से गड़बड़ हो जाता है। पहला दे रखा है इरेटोस्थनीज, दूसरा आपका दे रखा है पोसिडोनियस, तीसरा दे रखा है हिकैटियस, चौथा दे रखा है हिप्पार्कस। तो इसमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में? चलिए आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें कि पहले कौन आएगा, इरेटोस्थनीज आएगा या फिर पहले पोसिडोनियस आएगा या फिर पहले आपका हिप्पार्कस आएगा। कौन पहले आएगा? आप सी से करेंगे, ए से करेंगे, डी से करेंगे, बी से करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको उत्तर का इंतजार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? आप सबको पता है कि यूनानी का सबसे पहला भूगोलवेत्ता कौन। चलिए आप हमें अगर यूनानियों का सबसे पहला हम जोग्राफर की बात कर लें, जिसने 4 दिशाओं से चलने वाली हवाओं की भी बात की थी, आप उसका नाम हमें बता सकते हैं क्या? तो आप हमें उसका नाम बताइएगा कि वो कौन सा जोग्राफर था जो चारों दिशाओं से चलने वाली हवाओं के बारे में बात किया था और उन हवाओं का क्या नेचर था। तो चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, देखते हैं कि कौन आएगा सबसे पहले। इरेटोस्थनीज आएगा या फिर आपका पोसिडोनियस आएगा या फिर आपका हिकैटियस आएगा या हिप्पार्कस आएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का ना एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आपने एक बार भी यूनानियों को पढ़ा होगा, कुछ भी ना याद हुआ आपको, लेकिन अगर ये पता हो कि पोसिडोनियस लास्ट में ही आएगा, अगर इतना ही आपको पता है ना कि जो पोसिडोनियस है ये इन सबके तो बाद में ही आएगा, क्योंकि ये अंतिम है, यूनानियों का लगभग ये अंतिम है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। भले आपको पूरा ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम पोसिडोनियस को बाद में ले जाते हैं तो पोसिडोनियस हमारा बी में है, तो अंत में हम बी देखते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पे बी दिख रहा है, बाकी यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी का मतलब हिकैटियस तो अंत में आएगा नहीं। तो इसका आंसर तो आप केवल एक से भी दे सकते हो। कुछ ना पता हो आपको तो आप केवल अगर पोसिडोनियस के बारे में जान रहे हैं तो आप पोसिडोनियस से इसका उत्तर क्या कर सकते थे, दे सकते थे। यानी कि आपका इन जो चारों ये क्रम दे रखा है, इन चारों की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? हिकैटियस आ जाएगा, फिर आपका इरेटोस्थनीज आ जाएगा, फिर आपका हिप्पार्कस आ जाएगा और लास्ट में कौन आ जाएगा? आपका पोसिडोनियस आ जाएगा। अगर क्वेश्चन की क्वालिटी में आज थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही हो दोस्तों, अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो मैनेज कर लीजिएगा आप, इसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जो हमारे टेक्निकल महोदय हैं जो क्वेश्चन को बनाया करते थे वो आज थे नहीं और मैं क्लास डिले ना हो इसलिए मैंने खुद करने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ आपको गड़बड़ दिखे, पीपीटी ब्लर दिख सकती है, मैनेज कर लीजिएगा, आज कल से सही हो जाएगा। हालांकि हम क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताएंगे और दिखेगा भी, बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ है। चलिए, तो इसका हो गया आपका कि हमारा जो पोसिडोनियस है ये क्या है, अंत में आएगा, तो ये इनका क्रम हो जाएगा। तो हम आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं दोस्तों, यूनानियों के क्रम को जरूर याद रखिएगा, पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, किसको क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि सबसे पहला यूनानी जोग्राफर कौन था, तो आप उसका नाम हमें बता सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? होमर हो जाएगा।
होमर के बाद कौन आएगा आपका थेल्स हो जाएगा, थेल्स के बाद कौन आएगा आपका एनेक्सीमेंडर हो जाएगा, एनेक्सीमेंडर के बाद हिकैटियस होगा, हिकैटियस के बाद आपका हेरोडोटस हो जाएगा। अच्छा, हेरोडोटस के बारे में सबसे फेमस वो है कि उसने कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य से और भूगोल का इतिहास के परिप्रेक्ष्य से करना चाहिए। अगर हम हेरोडोटस के बाद देखते हैं तो आपका प्लेटो आएगा, और प्लेटो के बाद अगर हम देखते हैं तो कौन आ जाएगा, अरस्तु आ जाएंगे, और अरस्तु के ठीक बाद आप किसको कर लेंगे, इराटोस्थनीज को कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इराटोस्थनीज के बाद आपका दो और बचते हैं, एक हिप्पार्कस और एक लास्ट में आप किसको कर लेंगे, पोसिडोनियस को कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसका बहुत इजीली आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि अगर कुछ ना याद हो तो पोसिडोनियस को आप उठा के अंतिम में रख लो और चेक कर लो कहाँ कहाँ पे है। अगर ये कहीं और होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो जाता, लेकिन ऑप्शन आपके लिए बड़ा इजी बन गया था, एक ही जगह पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा हमें। ये कुछ नदी दी गई है और उस नदी पर बनी परियोजना के बारे में दिया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पीजीटी में बनता है ना, तो ऐसे फेमस, बड़े ही फेमस क्वेश्चन है पीजीटी और जीआईसी लेवल के, क्वेश्चन पूछता जरूर है। नदी देगा, उससे संबंधित परियोजना देगा, कभी कभी तो हम मेन नदियों को याद करते हैं, उनकी सहायक नदियों से संबंधित परियोजना के बारे में पूछ लेता है। तो चलते हैं देखते हैं, ये कुछ परियोजना दे रखा है, जैसे इधर दिया है उकाई परियोजना, पोचमपाद परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना और टिहरी परियोजना। इधर नदी है कृष्णा, भागीरथी, गोदावरी और तापी। तो इनको आपको मैच करना है और मैच करके पूछ से इसका उत्तर देना है। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले अगर आप देखते हैं कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना, तो ये नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा है, तो आप ये नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से कर लेंगे। टिहरी तो सबको पता है, बहुत फेमस है, भागीरथी पर हो जाएगी। हमारी जो ये तापी है, तापी पर स्थित है आपका कौन सा, उकाई परियोजना, और गोदावरी नदी पर स्थित है आपका कौन सा, पोचमपाद परियोजना। इसी पोचमपाद परियोजना का एक दूसरा नाम होता है, कोई हमें बता सकता है क्या? पोचमपाद परियोजना को ही हम कहते हैं श्री राम सागर परियोजना। तो अगर आपसे पोचमपाद परियोजना ना देकर श्री राम सागर परियोजना की बात कर ले, तो भी आप कहाँ करेंगे, गोदावरी नदी पर करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कौन सा कोड सही होगा। ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3 बस एक ही जगह पे दिख रहा है, तो हम सीधा 1 कर देंगे। अगर आपको 1 भी आ रहा था केवल, तो पहले ऑप्शन से आप ऑप्शन पे जाके ही क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुयुग्म सही है। कहने का मतलब वही जो अभी मैंने बताया कि जैसे हम अपने स्थली भाग पे देखते हैं, हमारा जो ये धरातल है इस पर हम उच्चावच देखते हैं, तो ठीक वैसे ही जब हम महासागरों में चलते हैं तो महासागरों के नितल की उच्चावच की बात की जाती है। तो वही महासागरों के नितल की उच्चावच की क्या कर रहा है, ये क्रम पूछ रहा है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो आप सबको पता है सबसे पहले कौन सा आता है, मग्न तट आता है, और मग्न तट को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि हिंदी में उसी को हम कह दें महाद्वीपीय मग्न तट। फिर आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा समुद्री मैदान, और लास्ट में क्या आ जाएगा, महासागर गहराई। अब ये गहराई लिख दिया है ना, यहाँ लिखना चाहिए था आपको, थोड़ा सा इजी हो जाता जब यहाँ लिखा होता ट्रेंच या खाई, महासागरी खाई या महासागरी ट्रेंच, तो उसी को इसमें यूज क्या कर दिया, महासागर की गहराई यूज कर दिया। तो आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले ढाल दे दिया तो ढाल तो आएगा नहीं, फिर अगर हम इसमें देखते हैं तो पहले गहराई दे दिया तो गहराई तो होगा नहीं, पहले समुद्री मैदान पहले आएगा नहीं, पहले सबसे पहले क्या आता है, सेल्फ आता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ या मग्न तट आता है। तो आपका ये वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यहाँ कुछ स्थानीय पवन दे रखा है और उसकी प्रकार, मतलब वो चलती कहाँ पे है और वो किस टाइप की है, उनके बारे में मैच करना है। एक बार आप पढ़िए, अगर पढ़ पा रहे हो तो, नहीं तो हम बोल दे रहे हैं। स्थानीय पवन में पहला लेवेंटर है, दूसरा नॉर्वेस्टर है, तीसरा जोंडा है, और 22 या इसी 22 को 20 भी बोलते हैं। आपको कुछ भी लिखा मिल जाए, 22 लिख जाए या 20 मिल जाए, तो एक ही हवा है, इसको अलग अलग मत जाइएगा, 22 कह दें या 20 कह दें। इधर दे रखा है, पहले में अर्जेंटीना में उष्ण वायु है, फ्रांस में शीत वायु है, दक्षिणी स्पेन में शीत वायु है, न्यूजीलैंड में शुष्क एवं झोंकेदार वायु है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसमें आपको कुछ ना आता हो तो जोंडा तो पता ही होगा, मैंने कई बार क्लास में ही चर्चा किया है कि जोंडा कहाँ चलती है, अर्जेंटीना में ही चलती है, और अर्जेंटीना में चलने वाली क्या है, उष्ण वायु है। अब सी का हमें थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, सी का एक कहीं दिख रहा है क्या, तो आप देखो 3 जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इससे काम ना चलने वाला है। और भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही ऑप्शन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी आयोग ऑप्शन को ऐसे घुमाता है कि जब तक आपको पूरा ना याद हो तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ी सी आप याद करके जाइएगा, हवाओं के बारे में, उनका नेचर कहाँ पे चलती हैं।
आगे देखते हैं नार्वेस्टर। नार्वेस्टर भी आप सब जानते हो, ये कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है। तो बी का 4 कर लेते हैं, सी का 1 और बी का 4 मैच करते हैं। सी का 1 यहाँ भी है लेकिन यहाँ बी का 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ सी का 1 है लेकिन यहाँ बी का 4 है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ भी सी का 1 है और यहाँ भी बी का 4 दे दिया, तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन बनी है। अभी कोई दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है, मिलाना है। लेवेंटर हम देख लेते हैं। लेवेंटर हमारी चलती है दक्षिणी स्पेन में। दक्षिणी स्पेन में चलने वाली लेवेंटर जो है स्पेन की स्थानीय पवन है, ठंडी पवन है। स्पेन में लेवेंटर वहां की लोकल विंड कहलाती है। और कैसी उसकी नेचर कैसा है उसका, ठंडा है। अब बचा है क्या आपका, ये 22 या 20, ये चलता कहाँ है, फ्रांस में चलता है। अब आप मैच कर लो, ए का 3 मिलाओ, ए का 3 दो जगह पे हो गया, यहाँ मिल जाएगा। बी का 4, ए का 3 बी का 4, मतलब विकल्प बी सही। आपका विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेवेंटर कहाँ चल रही है, स्पेन में। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। जोंडा अर्जेंटीना में। और 22 जो है यह ठंडी हवा है, फ्रांस में चलने वाली है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं, पूछा है कि कौन सी गर्त प्रशांत महासागर की है, और जो नहीं है उसी को हमें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो साथियों बताइए, क्यूराइल है, प्लूटोरिका है, कर्माडेक है और टोंगा है। इसमें से कौन सी गर्त है जो हमारे प्रशांत महासागर में पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो हमारी प्लूटोरिका है ना, पूछा है कि कौन सी गर्त नहीं है, तो प्लूटोरिका तो हमारी नहीं है, क्योंकि ये हमारे कहाँ पे है, प्लूटोरिका अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त होती है प्लूटोरिका गर्त। तो बी तो नहीं है, अब बी निकाल दो। बी आपका इसमें भी है तो ये गलत, इसमें भी है ये गलत, और इसमें भी है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा क्या, ए सी डी। कहने का मतलब क्यूराइल, कर्माडेक और टोंगा, ये तीनों हमारे प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली क्या है, खाई हैं, गर्त हैं। तो चलिए इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सी और डी। क्योंकि बी प्लूटोरिका जो है यह हमारे हिंद महासागर, वो सॉरी अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको ध्यान से, पढ़ पा रहे हैं तो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यहाँ महाद्वीपीय विस्थापन की बात करें, बड़ा इजी सिद्धांत है, आप सभी को पता है कि किसने दिया था ये, 1910 और 1912 के आसपास में आया, 10 में विस्तृत मतलब वो प्रकाशित हुआ, 12 में, याद आ रहा है कुछ, वैगनर का। और इन्होंने क्या किया था, पूरे स्थलखंड को अलग अलग भागों में विस्थापित किया था अपने अकॉर्डिंग। और ये क्यों किया था इन्होंने, वैगनर ने ये विस्थापन सिद्धांत क्यों दिया था, किस लिए दिया था वैगनर ने, महाद्वीपों के विस्थापन को क्यों करवाया था, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के संबंध में, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था वो किस लिए दिया था, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे थे उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इस महाद्वीपीय विस्थापन का क्या दिया, सिद्धांत दिया। ठीक, इनके पहले एक व्यक्ति आता है और उसने वो हाइपोथेसिस देता है, टेलर 1908 में, वो सिद्धांत नहीं होता है, वो महाद्वीपीय विस्थापन की क्या देता है, परिकल्पना देता है। इसीलिए उसको हम 8 वाले को नहीं मानते। सबसे पहले कौन देते हैं हमारे विस्थापन के रूप में, ये देते हैं वैगनर। ये जलवायु के संबंध में देते हैं। अगर वहीं हम टेलर की बात कर लें कि टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1908 में किस आधार पर दिया था, किसके लिए दिया था, इसका उत्तर आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टेलर थे वो क्यों, किसके लिए, जैसे इन्होंने जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपना महाद्वीपीय विस्थापन दिया, तो वो किसके संबंध में दिया था, इसका उत्तर आप कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मानव वातावरण का संबंध है और भूगोल वेदता है। एक तरफ संभववाद है, एक तरफ निश्चयवाद है, एक तरफ वैज्ञानिक निश्चयवाद है और एक तरफ क्या है आपका क्रियात्मक संभववाद है। इधर ग्रिफिथ टेलर है, टैथम है, ब्लास है, रेडजेल है। चलिए आप फट से इसको मिलाइए जल्दी, आप एक समय 1 मिनट का आपके पास टाइम है, इसको मिलाइए। चलिए एक लाइट बंद कर दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चमक रहा है बोर्ड। तो मिलाने का प्रयास करें भैया। संभववाद किसने दिया, निश्चयवाद किसने दिया, वैज्ञानिक निश्चयवाद किसने दिया। वैज्ञानिक निश्चयवाद, इसी को आप बोल सकते हो ना, आप आसान बना दे क्वेश्चन को थोड़ा सा। इसी वैज्ञानिक निश्चयवाद को हम कहते हैं नव निश्चयवाद। ठीक, तो अब नव निश्चयवाद से आप पकड़ लेंगे कि नव निश्चयवाद किसने दिया था। तो पहले आप इसी को मिला लो। टेलर दिख रहे हैं क्या कहीं पे, ये हो जाएंगे आपके नव निश्चयवाद। तो सी का 1 मिलाओ भाई, है कहीं दिख रहा है क्या, सी का 4, सी का 2, सी का 2, सी का 1, एक के जगह तो मिल गया। आपके विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये वाला, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन हम सभी को देख लेते हैं। संभववाद कौन देता है, आप सभी को पता है, विडाल डी ला ब्लास संभववाद के प्रवर्तक या संभववाद के जनक माने जाते हैं, संभववाद से संबंधित हैं। वहीं हम निश्चयवाद की बात कर लें तो ये रेडजेल देते हैं।
और हमारा बचा जो क्रियात्मक संभववाद, वो कौन देता है? जी टैथम देते हैं क्रियात्मक संभववाद। तो इस तरीके से आपका ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है कुछ मॉडल और उनसे संबंधित भूगोलवेत्ता, उन्हें आपको मैच करना है। जैसे यहाँ वान थ्यूनन दिया है, अगस्त लास्ट दिया है, डोई को दिया है और क्रिस्टालर को दिया है। इधर क्या है? केंद्रीय स्थल सिद्धांत है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है और फसल संयोजन है। तो आपको इसमें मैच करना है कि किसने दिया। चलते करिए फट से इसको, फिर हम बताते हैं कि किसने किसने इसका क्या किया है, उत्तर बताया है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला आप इसमें देख लो, ये तो पता ही होगा, जो भी पढ़ रहे हैं जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए, कुछ ना हो लेकिन क्रिस्टालर तो दिमाग में होंगे ही। तो क्रिस्टालर क्या करता है? केंद्रीय स्थल की सिद्धांत की व्याख्या करता है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? क्रिस्टालर है। अगर हम क्रिस्टालर के आगे चलते हैं, कृषि अवस्थिति के सिद्धांत पर आते हैं, तो कौन है जो कृषि अवस्थिति से संबंधित है? तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं, वान थ्यूनन। ये आपके कृषि अवस्थिति सिद्धांत देते हैं और इसमें ये जो है ना कृषि की भूमि उपयोगिता के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि बाजार से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो भूमि की उपयोगिता कैसे बढ़ती है कि घटती है। उत्तर बताना कमेंट में। वान थ्यूनन ने क्या कहा? हम बाजार से दूर जाएंगे तो भूमि की उपयोगिता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? भैया उत्तर जरूर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आ गया दिमाग में तो मैंने पूछ लिया। दोई की बात कर लेते हैं, तो दोई ने फसल संयोजन की विधि बताई है। और अगस्त लास्ट जो है ये आपको पता है, आपके बेबर हैं, अगस्त लास्ट है, हुबर है, ये सब औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित है। उद्योग की स्थापना से संबंधित बात इन्होंने किया है। उद्योग कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये अलग का टॉपिक है। उद्योग वाले किसी दिन हम चर्चा कर लेंगे। बहुत विधिवत आपको बहुत डिटेल में समझा देंगे कि उद्योग किसके अकॉर्डिंग कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। और उद्योग से क्वेश्चन जो ज्यादा पूछता है ना, टेक्निकल क्वेश्चन, वो पूछता है आपके बेबर से। बीबर नहीं, बेबर। चलते हैं, मैच कर लो, देख लो इसका उत्तर देख लेते हैं। वान थ्यूनन का ए का 2 करो, ए का 2 सब जगह दे रखा है, तो बी का 3 करते हैं। तो बी का 3 यहाँ है, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन सी सही। विकल्प सी कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दिया है कि यहाँ भी आपको मिलान करना है, पर्वत दे रखा है और देश दे रखा है। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट रेनियर और माउंट एटना, माउंट पैराकुटिन और माउंट अप्पो या आपो इसको कहते हैं। इधर है इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको इसमें से कौन से आ रहे हैं? क्या कोई कुछ आ रहा है? एक भी ज्वालामुखी पर्वत है दिमाग में, कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो आपका माउंट रेनियर है ये आपके अमेरिका में है, ठीक। तो माउंट रेनियर कहाँ मिला देंगे हम? अमेरिका में। देखते हैं एक के 4 से मैच करते हैं। तो एक का 4 3 जगह दे दिया, क्योंकि सबको पता है ना कि माउंट रेनियर सबको याद करके रखा होगा, ये ऑप्शन सेट करने वाले को भी पता है। और माउंट एटना इटली का है, आप सब जानते हो। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इटली में। अब बी का 1 मिलाओ, ए का 4, बी का 1। अब ए का 4 यहाँ भी है लेकिन यहाँ बी का क्या है? 2 है। ए का 4 यहाँ है लेकिन यहाँ बी का 1 है। बी का 1 तो यहाँ भी है लेकिन ए का 2 हो गया, मतलब आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक। हम और भी देख लेते हैं। माउंट आपो कहाँ पे आएगा आपका, यानी कि अगर हम बात कर लें, ये सॉरी तीसरे पाएगा आपका माउंट पैराकुटिन। सी का जो माउंट पैराकुटिन है ये ज्वालामुखी आपका आ जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में है माउंट कुटिन ज्वालामुखी पर्वत, और ये माउंट आपो कहाँ पे है? फिलीपींस में है। तो इस तरीके से आपका ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये विकल्प सही होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर से यहाँ पे दे रखा है बांध और नदी, मैच करना है भैया। मिलाइएगा कि तिरैया बांध कहाँ है, पंचेत हिल बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है और माता टीला बांध कहाँ है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं? तिलैया बांध तो आप सभी को पता होगा ना, बराकर नदी पर तिलैया बांध। ए का 3 मैच करिए, है क्या कहीं पे? एक ही जगह मिल जाएगा और आपका उत्तर इसी से लग जाएगा अगर आपको आ रहा है तो। लेकिन याद रखना साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाए एग्जाम में। इसलिए ना ऐसे बांध को, ऐसी परियोजनाओं को याद करके जाइएगा। कम से कम 2 तो आप मैच ही कर पाओ, 2 मैच कर पाओगे तो ऑप्शन सेट हो जाएगा। तो एक से आपका क्या हो गया? तिलैया हो गया। पंचेत हिल बांध जो है ये कहाँ है? आप सबको पता है पंचेत हिल बांध आपके दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध की बात कर लेते हैं। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। किस नदी पर भैया? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर।
और माता टीला तो ये सबको पता है, बेतवा नदी पर स्थित है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। उत्तर आपका ए, विकल्प ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को हम। औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? मतलब जो वायुमंडल है ना, इसका दाब पूछ रहा है। सर्वाधिक दाब कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल भार सर्वाधिक दाब इसका कहाँ होता है? तो आप सबको पता है समुद्र तल पर होता है कितना, 10-13 पॉइंट समथिंग होता है MB, ठीक ना, मिली बार में होता है। ये पूछ रहा है कि हम कितनी ऊंचाई पर जाएंगे कि हमारा ये जो वायुमंडल का दबाव है, दाब, ये आधा हो जाएगा। तो साथियों देखिए ये एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, 5.5 यानी कि लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायु का भार, वायु का दाब क्या हो जाता है? आधा होता है। तो एग्जैक्ट है नहीं, तो हम ऑप्शन के अनुसार विकल्प किस पे चले जाएंगे? 6 किलोमीटर पर चले जाएंगे, जो हमारा पहला विकल्प है 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि लगभग हम 5 से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा वायुदाब क्या होता है? आधा हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला दे रखा है कथन, कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से चलती हैं। मतलब जहां पे वायुदाब प्रवणता कम होती है वहां हवा धीमी गति से चलती है। तो ठीक है, क्योंकि हवा तीव्र तभी चलेगी जब वायुदाब प्रवणता जितनी अधिक, हवा का वेग भी उतना क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि वायुदाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, हवा का वेग, वायुदाब प्रवणता हम किसे कहते हैं? हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है ना, उसी को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वो जितना ज्यादा होगा हाई प्रेशर से, मतलब वो वायुदाब ढाल उतना ज्यादा बनेगा, तो वो हाई प्रेशर से हवाएं उतनी तेज लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो अगर वो ज्यादा है तो हवाएं तेज चलेंगी, कम है तो हवाएं धीमी चलेंगी। तो कह रहा है कि अगर प्रवणता वाले क्षेत्र में धीमी गति से बहती है, कम वायुदाब प्रवणता, अगर वायुदाब प्रवणता कम है तो हवा धीमी गति से चलेगी। तो ये तो आपका क्या है? ये तो सही है। कारण दे रखा है इसका, इसका कारण, क्योंकि धीमी गति से चलेंगी, क्योंकि वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती है। तो ये क्योंकि से तो सटे नहीं हो रहा है। तो पहला एक चीज याद रखना कि व्याख्या तो नहीं करेगा। अगर ये सही हो जाएगा भी दूसरा कथन, तो व्याख्या तो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्योंकि से सट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके वजह से ये हो रहा है, ठीक ना। तो अब ये पढ़ते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं, कारण इसका सही है कि नहीं। वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं। अब आप बताओ, अगर समदाब रेखा करीब करीब है, समझ पा रहे हैं ना हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हमारी जो समदाब रेखा है वह पास पास खींची गई है तो ये किसका संकेत होती है? तो याद रखना, अगर समदाब रेखाएं करीब करीब हैं तो वायुदाब प्रवणता क्या होती है? बहुत ज्यादा, कम या अधिक। यहां क्या दे रखा है? वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं। तो भैया जब समदाब रेखा ना पास पास होती है तो वायुदाब प्रवणता ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। समझ पा रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? जब हमारी समदाब रेखाएं पास पास होंगी, करीब करीब होंगी, तो हमारे जो दाब प्रवणता बल है, दाब प्रवणता, वो कम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये हमारा तो कारण ही गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं ए सही है, आर गलत है। तो कहां हो जाएगा आपका विकल्प सी में। अगर यहां होता कि दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के दूर दूर होती हैं, तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पास पास है तब भी दाब प्रवणता कम है, ये गलत है। आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए, कृषि भूमि उपयोग के वान थ्योरम। देखो अभी मैंने वान थ्योरम की चर्चा कर रहा था मैं ना, उन्होंने उपयोग दिया है, कृषि भूमि का उपयोग बताया है। जब मार्केट से बाहर की तरफ चलते हैं तो कृषि भूमि का क्या उपयोग होता है, उन्होंने उसका कृषि भूमि को अलग अलग खंडों में, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया है। तो वो ये कह रहा है कि भूमि उपयोग के वान थ्योरम मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग की गहनता कम होती है। देखो जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था उसका उत्तर तो यहीं आ गया, ठीक है ना। जो मैंने बोला था कमेंट करने के लिए, उत्तर तो यहीं दे दिया कि जैसे वान थ्योरम कहते हैं, जैसे हम मार्केट से दूर बढ़ते हैं ना, तो भूमि उपयोग की गहनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब उनका ये था कि जब हम मार्केट के पास का जो क्षेत्र होता है, जो भूमि होती है, वहां की गहनता अधिक होती है। मतलब वहां पे ना साग सब्जी ये सब उगाए जाते हैं, जो बिल्कुल तुरंत वहीं उठाकर मार्केट में क्या कर दिए जाते हैं, उनकी सप्लाई हो जाती है। तो उनकी गहनता ज्यादा होती है, ज्यादा उस पर जो है मतलब वो कृषि किया जाता है। तो ये कहते हैं कि दूर जाएंगे तो गहनता कम होगी, घटेगी। ठीक, क्या कह रहा है कि सही नहीं है? तो पहला सही है। किसानों को बाजार की जरूरतों का पूर्ण ज्ञान होता है। ये कह रहे हैं कि किसान जो है उनको जो है
बाजार की जरूरतों का पूर्ण ज्ञान है, मतलब जो किसान है उनको ना बाजार की जरूरतों का ज्ञान होता है, ये वान थ्यूनन कहते हैं और ये सही भी है। और तीसरा क्या है कि क्षेत्र 5 जो इन्होंने अपना जोन बताया है, जो कृषि अवस्थी वो सिद्धांत दिया वान थ्यूनन ने कृषि से संबंधित, तो इन्होंने जो क्षेत्र बताया कि पहली पेटी में क्या होगा, दूसरी पेटी में क्या होगा, तीसरी में क्या होगा, चौथी में क्या होगा, तो पांचवी में क्या होगा, इन्होंने बताया जो हमारी पहली पेटी है वो साग सब्जी दूध के लिए उसमें दूध उपजाया जाता है, क्योंकि वो मार्केट के बिल्कुल करीब होती है और वो जल्दी से खराब होने वाली चीज होती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, तुरंत मार्केट में उसकी सप्लाई हो जाती है। दूसरी पेटी में उन्होंने इमारती लकड़ी की बात करी, ठीक है ना, क्योंकि देखो इनका जो मॉडल है, इनका जो दिया है इन्होंने तुलनात्मक लाभ के आधार पर दिया है। ये कहते हैं कि हम वही व्यवसाय करेंगे जहां से हमें अधिक से अधिक क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो ये मार्केट के करीब उसी चीज को सेट करते गए, जैसे उन्होंने पहले साग सब्जी दूध इन सब की बात कर ली कि जल्दी से खराब होने वाली चीजें हैं, ये मार्केट पहुंच जाएंगी। उस समय पे जब ये 1826 के आसपास में इन्होंने अपने इस मॉडल को दिया था, तो उस समय पे लकड़ी इमारती लकड़ियों की जरूरत ज्यादा रही होगी, घर उसी से बनते रहे होंगे, चूल्हे उसी से जलते रहे होंगे, तो सेकंड पेटी में इन्होंने ना इमारती लकड़ी की बात कर ली कि सेकंड पेटी जो है कृषि इनके मॉडल की उसमें लकड़ियां हैं। और जो तीसरी पेटी है इसमें ये कहते हैं कि गहन कृषि की जाएगी, इसमें जो है जो गहन कृषि होगी, तो एक होता है गहन कृषि परती रहित और एक होता है गहन कृषि परती सहित। परती रहित का मतलब है कि हम पूरा गहन कृषि करेंगे, परती बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो तीसरी मॉडल में आएगा। चौथे में भी गहन कृषि है लेकिन वो परती सहित है, मतलब कुछ एरिया को हम परती भी छोड़ते हैं। परती छोड़ने का मतलब भैया आप सब गांव से संबंधित है, आप सब किसान हैं, सबको पता है कि हम जो किसी खेत को परती एक साल के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, स्वतः बढ़ जाती है। इसीलिए हम अपने खेत के कुछ भाग पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भाग को परती छोड़ते हैं, फिर अगले साल उस पर खेती करते हैं, उसको परती छोड़ते हैं। ये उनके चौथे में था। फिर जब पांचवा मॉडल आता है, जो पांचवा क्षेत्र बताते हैं ये अपने कृषि अवस्थी सिद्धांत में, उसमें इन्होंने बताया कि 3 कठिया प्रणाली की बात करते हैं, मतलब 1/3 भाग को पूरे खेत को ना 1/3 में डिवाइड कर देते हैं। मतलब इनका यह है कि 1/3 भाग में हम क्या करेंगे, अपना फसल उपजाएंगे, 1/3 भाग में हम पशु चारण के लिए यानी कि चारागाह की खेती करेंगे और 1/3 भाग हम क्या रखेंगे, परती छोड़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इनकी जो पांचवी पेटी है, पांचवा बेल्ट है, 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। और जो छठा बेल्ट सबसे अंतिम बेल्ट होता है, इसमें इन्होंने पशुपालन की बात करी है। तो वान थ्यूनन ने अपने कृषि के मॉडल में कुल 6 बेल्ट 6 पेटी की बात करी है। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्र 3 में जैसे जैसे दूरी क्षेत्र 5 में भूमि का 1/3 हमेशा परती रखा जाता है, तो सही है, 3 कठिया प्रणाली इसी में आई थी। क्षेत्र 3 में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पैदावार में परिणामता बढ़ोतरी होती है, ये गलत है। जो तीसरा वाला है, तीसरा मॉडल जो उन्होंने दिया है, तीसरी पेटी बताई जिसमें गहन कृषि की जाती है परती से वो परती रहित वाली, उसमें ये कह रहा है कि जब हम दूर बढ़ेंगे तो कृषि बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि तीसरी पेटी में जो हम दूर यानी कि मार्केट से दूर जाते हैं तो जो उपज है वह धीरे धीरे क्या होती है, उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो आपका यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं जिसको वान थ्यूनन ने अपने कृषि मॉडल में दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध पुस्तक मुकदमा, ये कुछ ज्यादा हमको लग रहा है, कुछ ज्यादा ब्लर हो गया भैया, इसको मैंने ही थोड़ी सी कलाकारी कर दी है, ठीक है ना, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। मुकदमा की बात कर रहा है, मुकदमा किसने लिखा है, तो हो जाएगा आपका क्या, इब्न खालदून। इब्न बतूता के बारे में आप सब जानते हैं, मोरक्को का यात्री है ये इब्न बतूता। उसके बाद इदरीसी बड़ा फेमस है, किसके लिए, टालमी के कार्यों में इसने इदरीसी ने सुधार किया था। अल बरूनी, मैं 2 दिन से अल बरूनी की चर्चा कर रहा हूँ, अल बरूनी कितना प्रसिद्ध है, ये 11वीं सदी का काल जो है अल बरूनी का काल कहलाता है। किताबुल हिंद, किताबुल ये वाला अल कानून अल मसूदी, ऐसी सारी किताबें किसने लिखी थी, हमारे अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। यहाँ आपका मुकदमा खालदून के द्वारा लिखा गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ भी कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन बना दिया। कथन क्या दिया है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के में निम्न वायुदाब की पेटी होती है, तो सही है। मैंने अभी शायद दूसरे या तीसरे क्लास में इसकी चर्चा की थी और बताया था कि कहाँ पर उच्च वायुदाब कहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। तो दोनों गोलार्धों में क्या होता है, 60 से 65 डिग्री में निम्न वायुदाब पाया जाता है। फिर दे रखा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भूमि का क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है कि वो भूमि का नेचर होता है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडा हो जाती है, ठीक ना। अब धूप लगी, गर्म हुई तो निम्न वायुदाब बन गया। धूप खत्म यानी कि सूर्य का प्रकाश खत्म, पृथ्वी फट से पार्थिव विकरण करेगी और ठंडी हो जाएगी तो उच्च वायुदाब बन जाएगा। वहीं अगर हम जल का नेचर देखें तो धीरे धीरे गर्म होता है और वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो वहां पे निम्न वायुदाब स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक ज्यादा सक्रिय होता है। ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, ज्यादा अस्थायी होता है, यानी कि निम्न दाब क्षेत्र जो है भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पूछ रहा है कि सही व्याख्या भी करेगा क्या, तो सही व्याख्या नहीं है। कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से 60 और 65 के बीच में जो है वो लो प्रेशर बन रहा है, तो हमारा हो जाएगा कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कुछ आपके नगर दे रखा है और उस नगर से संबंधित उद्योग के बारे में दिया है और इसको आपको मैच करना है। जैसे दे रखा है ओसाका, हैम्बर्ग, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग। इधर पोत निर्माण, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात तथा मोटर गाड़ियां। तो इसमें से आपको तो डेट्रॉयट तो पता ही होगा कि ऑटोमोबाइल या मोटर गाड़ी के लिए फेमस है, तो डेट्रॉयट हो जाएगा। और ये पिट्सबर्ग कितना फेमस है, किसके लिए, लोहा उत्पादन के लिए। पिट्सबर्ग के जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए है, इसीलिए अलग अलग देशों में जब दूसरे कंट्री में क्या होता है ना, कहीं पर जो जहां लोहा उत्पादन ज्यादा किया जाता है तो उसकी तुलना पिट्सबर्ग से कर देते हैं। तो हमारा जो ओसाका है आप सबको पता है ये वस्त्र उत्पादन के लिए है, हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए है। चलते हैं चेक करते हैं इसका ए का 2, ए का 2 यहाँ भी हैम्बर्ग, बी का 1 यहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। यहाँ भी दे रखा है कुछ संकल्पना, सूची और सूची 2 से क्या कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है। दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्षेत्र वर्णनी आपकी विवेचना या संकल्पना किसने दिया, अरिस्टोफेन ने दिया था क्या। भूदृश्य की संकल्पना, लैंडस्केप की संकल्पना आप सबको पता है कार्ल सावर ही ने दिया है, ये तो मैच हो जाएगा। रिमलैंड स्पाइकमैन ने दिया, ये भी सही है। जैविक राज्य की संकल्पना आपका ये रेडजल दिया है, मतलब आपका सही हो रहा है, ए का 1 बी का 2 ऐसे क्रम से सही हो रहा है, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4, ये वाला आपका विकल्प हो जाएगा सही। चलते हैं आगे। यहाँ आपके उत्तराखंड में बनने वाले कुछ प्रयाग हैं जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, तो उन प्रयागों को किन नदियों के द्वारा वो प्रयाग बनता है उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देवप्रयाग सभी लोग जानते हैं, जब देवप्रयाग कब बनेगा, जब अलकनंदा भागीरथी आकर अलकनंदा में क्या होती है, मिलती है, तो देवप्रयाग बनता है। और वहीं अगर हम विष्णु प्रयाग की बात कर लें तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती हैं तो क्या बनेगा, आपका विष्णु प्रयाग बनेगा। तो चलिए मैच करते हैं, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। चलो ये थोड़ा सा आप कर नहीं पाओगे तो इसको ऐसे कर लो, ये ए कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लो, ये डी कर लो, इसको 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, ये 4 कर लो। ठीक, अब करते हैं ए का 3, ए का 3 मतलब ये भैया ए बी इसको रहने ही दो, ठीक है, ये वाला चेंज करना है इसको ना, इसको आप गिनती समझना, जैसे 3 दे रहा है तो सी का मतलब 3 आता है, थोड़ा सा यहाँ रीजनिंग लगा लेना, ठीक है। यहाँ सेट करने भाई मैंने पहले ही बता दिया, सेट मैंने किया है तो कुछ ना कुछ कलाकारी हो गई है, ठीक है ना। तो ए का 3 कह रहा है तो 3 का मतलब सी यहाँ ले लेते हैं, 3 का मतलब ये ए बी सी आता है ना, 3 का 3 ले लेते हैं। तो ए का 3 मतलब देवप्रयाग अलकनंदा से मिलकर बनेगा, तो ए का 3 कर लेते हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। और विष्णु प्रयाग 1 पे जाएगा तो 1 का मतलब ये वाला होगा, ये 3 होगा, और ये डी का मतलब 4 होगा, बी का मतलब 2 होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा आज के लिए, तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ नगर है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राथमिक नगर की संकल्पना किसने दिया, तो आप सबको पता है प्राथमिक नगर देने वाला व्यक्ति कौन है, जेफरसन है, मार्क जेफरसन। 1939 में इसने क्या दिया था, प्राथमिक नगर की संकल्पना दिया। और इस प्राथमिक नगर की संकल्पना में इसने बताया था कि मतलब जो सबसे बड़ा नगर होता है उसके बाद जो सेकंड नगर होगा उसका एक मतलब क्या होता है, वो आधा होता है, बटे 2 कर देते हैं तो वो हो जाता है। तो मेगालोपोलिस की संकल्पना जी गॉटमैन ने दिया है। सीबीडी तो कोलबी देते हैं, और ये कोटि आकार का नियम कौन देते हैं, आपके जेके जिफ देते हैं। तो मैच कर लेते हैं, प्राथमिक नगर ए का 3, चलो 1 का 3 एक के जगह यहाँ दिख रहा है तो ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ भी आप ए बी कर लो, इसको ए बी सी डी कर लो, तो ए का 3 यहाँ दिख रहा है तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, इसी से मैच हो जा रहा है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना दिया था, तो संभववाद आप सबको पता है कौन दे रहा है, विडाल डी लाप्लास दे रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ है नहीं और वो आ जाता है आपका। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना देर हमें झेलने के लिए, हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो साथियों
कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन लग कैसा रहा है आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और बिल्कुल भी किसी और के क्वेश्चन को या कहीं और से क्वेश्चन को देखकर ये बिल्कुल भी प्रेशराइज़ मत होइएगा कि क्वेश्चन के लेवल बहुत हल्के हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन के लेवल हल्के नहीं हैं, हमारे पीजीटी, टीजीटी में ऐसे ही कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन डाटा से पूछे जाते हैं। बिल्कुल याद रखना, सिद्धांत पूछे जाएँगे, मैच करने के लिए आपको नदी परियोजना पूछी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस लगातार अपना अध्ययन करते रहिए, सब सही होगा। तो चलते हैं साथियों, आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।